नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे रोजी रोटी की भाषा हिंदी। विश्व हिंदी दिवस हमें स्मरण दिलाता है कि दुनिया की सबसे लोकप्रिय भाषाओं में से एक होने के साथ साथ हिंदी अब रोजी रोटी की भाषा भी बन चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र समाचार की एक हिंदी वेबसाइट पर हिंदी सोशल मीडिया अकाउंट शुरू किए हैं। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र अपने कार्यक्रमों को यूएन रेडियो वेबसाइट पर हिंदी में प्रसारित करता है। साउंड क्लाउड पर एक साप्ताहिक हिंदी समाचार बुलेटिन जारी करता है। यूएन ब्लॉग को हिंदी में प्रकाशित करता है और एंड्रॉइड और आईओएस मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों के लिए यूएन न्यूज रीडर मोबाइल एप्लीकेशंस को हिंदी में भी उपलब्ध कराया गया है। इसी प्रकार भारत के अनेक क्षेत्रों में हिंदी का विरोध होने के बावजूद इन क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां हिंदी के कारण फल फूल रही हैं और हिंदी भाषा की समृद्धि संवर्धन का ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये रोजी रोटी की भाषा बन चुकी है। विश्व हिंदी दिवस पर हिंदी की इसी प्रभावशीलता पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। हिंदी प्रेमियों के लिए 10 जनवरी का दिन खास है। भारत सहित पूरी दुनिया में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 2006 में हर साल 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाने का ऐलान किया था। दुनिया भर में हिंदी का विकास करने और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसे प्रचारित प्रसारित करने के मकसद से विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई थी। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था। यही कारण है कि इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली 5 भाषाओं में से एक है। विश्व हिंदी दिवस बनाने का उद्देश्य दुनिया के तमाम देशों में बसे भारतीयों को एक सूत्र में बांधना भी है। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर यह भाषा अपनी उपयोगिता साबित कर रही है। यह करोड़ों भारतीयों के संपर्क और आपसी संवाद की भाषा है। विश्व हिंदी दिवस और हिंदी दिवस में फर्क है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरी ओर विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को होता है। विश्व हिंदी दिवस पर सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि विश्व पटल पर हिंदी बोलने वालों की संख्या तीसरे स्थान पर है। यह विश्व की 55 करोड़ जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। हिंदी जितने राष्ट्रों की जनता द्वारा बोली व समझी जाती है, संयुक्त राष्ट्र की पहली 4 भाषाएं उतनी नहीं बोली जाती हैं। विश्व के 93 देश ऐसे हैं जिनमें हिंदी जीवन के बहुआयामों से जुड़ी होने के साथ विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाई जाती है। दूसरी तरफ दुनिया भर में व्यापार करने वाली कंपनियां भारत में व्यवसाय करते वक्त अब ऐसे पेशेवरों को प्राथमिकता देती हैं जिन्हें हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भले ही हिंदी का विरोध होता हो, लेकिन यह विरोध केवल राजनीतिक है, क्योंकि व्यापारी वर्ग हिंदी का प्रयोग करता है और अच्छी तरह बोल भी लेता है। दक्षिण भारत के सारे धार्मिक स्थलों पर हिंदी बोलने वालों की भरमार है। उत्तर भारत से जाने वाले किसी भी तीर्थ यात्री को इन धार्मिक स्थलों पर भाषा के कारण कोई परेशानी नहीं आती। इससे यह सिद्ध होता है कि हिंदी रोजी रोटी की भाषा है और जो भाषा रोजी रोटी की होती है वह निरंतर विकास तो करती ही है, अनंत काल तक उसका अस्तित्व बना रहता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हिंदी को लोकप्रिय बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किया जाए और इसे एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित किया जाए, क्योंकि भारत में हिंदी बोलने और समझने वालों की संख्या भारत की जनसंख्या का लगभग 75% है। भाषा है हिंदी, भावनाओं की भाषा है हिंदी, लचीली और जीवंत भाषा है हिंदी, संपर्क भाषा है हिंदी, रोजी रोटी की भाषा है हिंदी। हिंदी प्रेमियों के लिए 10 जनवरी का दिन बेहद ही खास है, क्योंकि विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम इसे मना रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बातें हैं जो खलती हैं। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी हमारे देश की, लेकिन उसके बावजूद भी 93 देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है।
अंग्रेजी भाषा को देखें तो जो फ्लो में बोलते हैं उनकी तादाद कम है, करीब 44-43 के आसपास, 43% के आसपास। लेकिन वहीं हिंदी को देखिए, तमाम जगहों पर बोलने के मामले में अंग्रेजी से ज्यादा हिंदी सही मायनों में बोली जाती है। वैसे अंग्रेजी ज्यादा बोली जाती है, लेकिन मैं फ्लुएंट इंग्लिश की बात कर रही हूँ। लेकिन आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हिंदी भाषा को लेकर हमारे साथ हिंदी भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी जुड़ेंगे और उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो आज हम चर्चा कर रहे हैं उसके पीछे वजह यही है कि सभी जगहों पर बोलने जाने वाली हिंदी, इवन फॉरेन में भी हम देखते हैं कि कई सारी ऐसी फॉरेन ऐप्स भी, आप दूसरे कंट्रीज में बनने वाले ऐप्स भी देखिए तो उनको भी हिंदी में इंडिया में आते आते उनको ट्रांसलेट में भेजना पड़ता है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो सभी को पता है। आइए मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूँ। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े। रमेश सर बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर अर्पण जैन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मातृभाषा उन्नयन संस्थान के, बहुत स्वागत। डॉक्टर अर्पण जी आपका भी। राम मोहन गुप्ता जी साहित्यकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रमेश सर, सबसे पहले मैं शुरुआत आप ही से करना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम हिंदी को लेकर चर्चा कर रहे हैं तो जैसे हमने बताया अपनी रिपोर्ट में भी, लेकिन उसके बावजूद भी हम जब पत्रकारिता के क्षेत्र में हिंदी की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि न्यूज़ चैनल्स की हिंदी कितनी प्रभावी है और कितनी जिम्मेदारी से इसका आज के दौर में उपयोग हो रहा है? इवन हम भी जब बात करते हैं तो कई बार हम शुद्ध हिंदी का नहीं उच्चारण करते हैं, और जब अंग्रेजी शब्दों की भरमार है तो उस दौर में हिंदी को आप कहाँ देखते हैं? आज के इस दिन पर जब हम विश्व हिंदी दिवस की बात कर रहे हैं, आप अपने विचार क्या रखना चाहेंगे? जी रमेश सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी रमेश सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हिंदी जो है संसार की सबसे प्रभावी भाषा है, लेकिन उसको दबाने का, हिंदी और संस्कृत को दबाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हिंदी के जो वर्णाक्षर है, हमारा स्वर और व्यंजन, इससे उन्होंने अक्षर चुराए और अक्षर चुरा करके अपनी भाषा बनाई। तो हम अपने उनकी चोरी को ना पकड़ लें, इसलिए योजना पूर्वक हिंदी को दबाया गया। आज के विषय पर बोलने से पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि उन्होंने किस प्रकार हिंदी के शब्दों को चुराया। अंग्रेजी के आप 26 अक्षर देख लीजिए, तो 26 अक्षर में आधे अक्षर का कोई प्रावधान नहीं है, चा का कोई प्रावधान नहीं है, मात्रा उनके पास है नहीं। चा के लिए वो जुगाड़ करते हैं सी और एच की लगा करके। जब तुम्हारे पास चा नहीं है, आधा अक्षर नहीं है, मात्रा नहीं है, तो चर्चिल नाम क्यों रख रखा हुआ? तो कहीं ना कहीं उन्होंने चा हमसे चुराया, मात्रा हमसे चुराई है। तो लेकिन इस प्रकार हम उनकी चोरी ना पकड़ लें, योजना पूर्वक हिंदी को दबाया गया। और हिंदी को दबाने में उनको जो सुविधा मिली है वो कहीं ना कहीं उनको कुछ लोग भारत के ही मिल गए। तो भारत कभी भी पराजित हुआ है या भारत ने अपनी परंपराओं से पीछे हटा है, तो कहीं ना कहीं यहीं के लोगों को उन्होंने पकड़ करके उसमें आगे लगाया। लेकिन अब ये स्वाभिमान कहीं ना कहीं लौट रहा है। आपने जो कहा 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में हुआ, इससे पहले 1936 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा में बनी थी, गांधी जी के प्रयास से बनी थी। तो स्वाभाविक रूप से इसका तब से प्रचार होता चला गया और 4 अक्टूबर 1977 को अटल जी ने पहली बार विश्व के स्तर पर हिंदी में जो उन्होंने अपना भाषण उन्होंने दिया, तो वहां से इसकी स्थापना शुरू हुई। और फिर अब तो मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की भी स्थापना मॉरिशस में 2008 में, हालांकि प्रस्ताव बड़ा पुराना था, 2008 से उसने काम करना शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर के जो हो गया वो तो ठीक है। और हिंदी रोजी रोटी की भाषा पहले दिन से रही है। जो लोग भी भारत में व्यापार करने आए हैं या भारत में शासन करने आए हैं, उन्होंने हिंदी भाषियों को ही पकड़ करके और उनके द्वारा अपनी स्थापना की है। तो कुल मिलाकर के समय के साथ सब समय ने अब करवट ली है, स्वत्व और स्वाभिमान जाग रहा है और हिंदी जो है जैसी है वैसी प्रतिष्ठित होने के स्थान पर आ रही है। जी, इसकी स्वीकार्यता इतनी है कि अब हम देख रहे हैं फॉरेन सिंगर्स भी हिंदी गीतों को, हमारे भजनों को सुनकर उन्हें गाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कई सारे वीडियोस हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल भी हैं। डॉक्टर अर्पण, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। हम देखते हैं कि जब हम हिंदी को लेकर चर्चा करते हैं तो सभी जगह स्वीकार्यता है। 93 देशों में प्रवासी भारतीयों की वजह से भी ये भाषा बोली जाती है। 75% से ज़्यादा भारतीय हम तमाम जगहों पर देखें तो बोली जाती है। दक्षिण अगर हम वहाँ देखें, लेकिन वहाँ पर भी जो साइन बोर्ड है, वहाँ पर भी जो लैंग्वेज है, उनको भले ही वो लिख अलग भाषा में रहे हैं, लेकिन उसमें भी हिंदी है। तो जब इतना सब कुछ है उसके बावजूद भी हम इसको आधिकारिक तौर पर क्यों राष्ट्रभाषा नहीं बना पा रहे हैं? आप क्या देखते हैं इसमें? सबसे पहले तो विश्व हिंदी दिवस की आपके दर्शकों को और आप सभी को शुभकामनाएं। आज हम हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी संपूर्ण विश्व में भारतीयता का परिचय है, भारतीयता का अनुशासन है। और ये तथाकथित राजनीतिक कारण, जिसे हम ये कहेंगे कि क्षेत्रवाद की जनक जो राजनीतिक दल रहे हैं, जो लोग रहे हैं,
उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों को बढ़ावा देने के लिए उनके पास एक मुद्दा छोड़ दिया भाषा का। जबकि अगर हम देखें पूरे विश्व में तो जो 75% आपने एक आंकड़ा बताया कि 75% भारतीय लोग जो हैं वो हिंदी बोलते हैं, ये निश्चित रूप से सही है। और विश्व की अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो विश्व की सबसे बड़ी भाषा होने का गौरव भी हिंदी के पास है। न केवल गौरव है बल्कि आधिकारिक तौर पर विश्व का सबसे बड़ा बाजार हिंदुस्तान होने से हिंदी उस बाजार की भाषा है। और आप ये मान के चलिए कि जो भी भाषा बाजार की होती है, वो जो पेट की भाषा होती है वो ही स्वीकार होती है। आज अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनमें से 98% बच्चे को काम करना हिंदुस्तान में है। विश्व की तमाम सारी बड़ी कंपनियों को देखें तो वो आकर अपना माल जो बेचती है वो भारत और चाइना में बेचती है। चाइना चूंकि उन्हें आसानी से घुसने नहीं देता क्योंकि उसके पास अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत बड़ा है, पर भारत भी विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। जनसंख्या की दृष्टि से भी देखें तो विश्व का सबसे बड़ा बाजार होने का गौरव भारत के पास है और बाजार की भाषा हिंदी है। चूंकि दक्षिण में बहुत छोटा सा विरोध केवल एक राजनीतिक दल का रहा, पर आज जब दक्षिण में हम जाते हैं तो हालात बदल रहे हैं। वे जानने लगे हैं दक्षिण के लोग भी कि अगर भारत में अन्य क्षेत्रों में व्यापार करना है, अन्य क्षेत्रों में काम करना है, जैसे बिहार का मजदूर बंबई में जाकर काम कर सकता है, मध्य प्रदेश का झाबुआ जिले का एक आदिवासी क्षेत्र का मजदूर जो है वो गुजरात में जाकर काम कर सकता है, वो दिल्ली में जाकर काम कर सकता है। पर यही दक्षिण भारत के साथ अमूमन कम होता है क्योंकि वहां पे सबसे बड़ा जो बाधा है, मुख्य बाधा उनकी भाषा की है। पर अब जाके बच्चों को वो हिंदी इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि देश भर में अगर काम करना है तो देश की संपर्क भाषा के साथ जुड़ना पड़ेगा। और इस समय 75% लोग भारत के जो है हिंदी बोलते सुनते समझते हैं, लिखते हैं, तो वो दक्षिण का विरोध भी कम हो गया। चूंकि राजनीतिक कारण, समन्वयवादी दृष्टिकोण जो राजनीति अपने आप को समझाती है, पर ऐसा नहीं है। जिस चीज पर हम घमंड करते हैं, मान लीजिए तिरंगा और भगवा, जब दो राष्ट्रध्वज चुनने का मौका आया तो आपने तिरंगा चुना। राजनीतिक दलों ने तिरंगा इसलिए चुना क्योंकि उसमें 3 रंग अलग अलग भिन्नता का प्रतीक होते थे। तो भाषा को भी जब चुनने की बात होगी तो आपको हिंदी को इसलिए भी चुनना पड़ेगा क्योंकि ये बाजार की भाषा है, ये लोगों की भाषा है। आज अगर आप एक दक्षिण भारतीय भाषा की बात करें, तमिल, तेलुगु, मलयाली, कन्नड़ या पहाड़ी डोंगरी कश्मीरी की बात करें, तो इसका प्रतिशत पूरे भारत में देखा जाए, जनसंख्या के आधार पर भी देखा जाए, जो जनगणना 2011 के हमारे पास मौजूदा आंकड़े हैं उसके अनुसार भी देखा जाए तो वो 7% से अधिक नहीं है। और हिंदी का प्रतिशत जो है वो 67% से अधिक है। तो जब भाषा का प्रतिशत भी अधिक है, बोलने सुनने वाले लोग भी अधिक हैं, तो फिर इसे स्वीकार करने में राजनीतिक बाधा कैसे? ये केवल और केवल तुष्टिकरण की नीति है जो क्षेत्रीय पार्टियों को, क्षेत्रवाद को प्रभावित कर रही है, क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल सर, अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूं तो क्या आप मानते हैं कि नई शिक्षा नीति में हिंदी और मातृभाषाओं को वास्तविक महत्व मिल रहा है या नहीं? और इसके साथ ही विश्व स्तर पर हिंदी के विस्तार के लिए जो संस्थागत प्रयास हो रहे हैं वो कितने प्रभावी आपको लगते हैं? अर्पण सर। निश्चित रूप से जो नई शिक्षा नीति बनाई गई है 2020 में, उसमें उन्होंने प्रथम स्थान जो है मातृभाषा को दिया। और हम इसको थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाता हूं, इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे हम तो दौलत सिंह कोठारी आयोग 1971 की जो पहली शिक्षा नीति बनी थी उसमें भी इससे मिलता जुलता मसौदा था। दौलत सिंह कोठारी आयोग का मसौदा भी यही कहता था कि आपकी प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो, हिंदी में हो, और उसके बाद भारतीय भाषाओं के बाद अंग्रेजी का स्थान या अन्य वैश्विक भाषा का स्थान आता था। ये त्रिभाषा सूत्र उन्होंने उस वक्त भी पहली शिक्षा नीति में दिया था। नई शिक्षा नीति जो बनी है उसके अंदर मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य करा गया है। ये बहुत अच्छा प्रयास है सरकार का इस स्तर पर इससे बहुत बड़ा फायदा अगर तब तक नहीं हो सकता जब तक सरकारी तंत्र इसे पूर्ण रूप से अनुपालित करवाने के लिए काम ना करे, क्योंकि सरकारी तंत्र में आज भी हिंदी और अंग्रेजी यानी कि राजभाषा के रूप में दोनों का स्थान साझा है। जब हम इसका कैनवास बड़ा करते हैं, विश्व की ओर बढ़ते हैं, तो विश्व में भारतीयता जैसे जैसे बढ़ रही है, भारत की प्रति व्यापार करने की दृष्टि बढ़ रही है, भारत में पर्यटन के लिए लोग आने लगे हैं, तो वो हिंदी सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। विदेशों से कई हजार लोग जो है वो भारत में हिंदी सीखने आते हैं, इंटरनेट के माध्यम से हिंदी सीख रहे हैं, क्योंकि हिंदी में जो उनको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत विस्तृत कैनवास है। इसे जानने, सुनने, समझने के लिए लोग हिंदी का ही प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रायः संस्कृत के साथ अभी हो गया कि वो जनभाषा नहीं है तो सामान्यतः संस्कृत प्रयोग में नहीं आती है, पर मूल जननी संस्कृत है। तो इसलिए विश्व में भी हिंदी का फैलाव हो रहा है, हिंदी बढ़ रही है, लोग सुनने समझने में आ गए। और शिक्षा के क्षेत्रों में देखें तो ये जो नवाचार है, इससे आने वाली पीढ़ी में जो जेनजी है, अब जेनजी के बाद जो जेन अल्फा आएगा, वो जेन अल्फा भी हिंदी को अपना रहा है। आप देखिए कि बड़े बड़े विदेशी गायकों के कॉन्सर्ट जो हो रहे हैं वो हिंदुस्तान में भी हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, नेपाल में भी हो रहे हैं, इंडोनेशिया में भी हो रहे हैं, नीदरलैंड में भी हो रहे हैं, वो हिंदी में हो रहे हैं। तो ये हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है जो विश्व स्तर पर उसे स्थापित कर रही है। बिल्कुल। इवन जब हम अपने
पड़ोसी देश की भी बात करते हैं तो वहां पर भी हिंदी बोली जाती है, जिसमें उर्दू बताते हैं वो, लेकिन आफ्टर ऑल उसका बेस तो हिंदी ही है और उसे वो राष्ट्रभाषा बता रहे हैं। लेकिन हिंदी से ही पैदा हुई है। बिल्कुल, उर्दू कोई अलग ये भारतीय भाषाओं में शामिल किया जाना चाहिए, इसमें कोई भेद नहीं है। उर्दू का जन्म ही हिंदी और संस्कृत के मिश्रण से हुआ। जैसे तमिल की बात करूं तो वहां एक शब्द है मंगलम, ऐसे कई हजार शब्द हैं जो हिंदी और संस्कृत से निकले हुए शब्द हैं। मूलतः संस्कृत उसके मूल में है। बिल्कुल। मैं सर लौटूंगी, राम मोहन गुप्ता जी साहित्यकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आज की इस पीढ़ी को अगर हम साहित्य की दुनिया में उनका जो आकर्षण है उसको देखें तो आप कितना मानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया की हिंदी भाषा को सोशल मीडिया के समृद्ध कर रहा है, विकृत कर रहा है, इस पर आप क्या अपनी राय रखना चाहेंगे? जी पारुल जी, बहुत सही बात आपने कही। आज सोशल मीडिया पे भी हिंदी का चलन बढ़ता जा रहा है। इस पर मैं बात करूं तो पहले चंद पंक्तियां मैं दे दूं कि विश्व हिंदी दिवस पर आओ बात करें हिंदी भाषा की। विश्व हिंदी दिवस पर आओ बात करें हिंदी भाषा की। हिंदुस्तान की आत्मा जनगण मन की आशा की। अभिलाषा राजभाषा हिंदी बने राष्ट्रभाषा, हो सर्वत्र ही प्रयोग गर्व से बोले सभी हिंदी भाषा। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, आज हम विश्व हिंदी दिवस पर चर्चा कर रहे हैं जी। हमारे देश ने अभी 14 सितंबर में अपना हिंदी दिवस मनाया और यही कारण है कि धीरे धीरे आज मैं बात कहूं, केवल अगर अनादि टीवी नहीं, जगह जगह हम लोग चर्चा कर रहे हैं अपनी हिंदी भाषा को और समृद्ध और सुलभ बनाने के लिए। और जैसा कि अभी भी चर्चा हुई कि विभिन्न देशों में, अमेरिका, जर्मनी, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, नेपाल या जिनकी हम बात करते हैं, हिंदी बड़े गर्व से बोली जाती है और हमारे अपने राष्ट्र में भी इसको बहुत आसानी से बोला जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है जो एक समस्या आती है उसके पीछे मुझे कहना है कि बढ़ता चलन अंग्रेजी का, बढ़ता चलन अंग्रेजी का बन रहा है व्यवधान। बढ़ता चलन अंग्रेजी का बन रहा व्यवधान, बोलने वालों को अन्य सभी गौड़ रहे हैं मान, छोटा मानते हैं, कहते हैं ये पिछड़ा है, अविकसित है। बोलने वाले सभी को गौड़ रहे हैं मान, श्रेष्ठता और सफलता नापते हिंदी से। गौड़ रहे हैं मान, श्रेष्ठता, सफलता अंग्रेजी में मापे, हिंदी बोलने वाले को अशिक्षित जान हड़काते। तो ऐसा नहीं है। हिंदी अपने आप में समृद्ध भाषा है, हिंदी की अपनी अलग पहचान है और हमारे देश में हिंदी धीरे धीरे, कहने की बात है कि साउथ में लोग हिंदी नहीं चाहते, हिंदी सभी जानते हैं, सभी बोलते हैं। एक ये जो हमारा राजनीतिकरण हो गया है, इससे हिंदी के प्रति लोगों का दुराव लगता है। अदरवाइज जैसा कि सही कहा डॉक्टर अर्पण जी ने, बिल्कुल सही बात है कि हिंदी से हम सभी जुड़ रहे हैं, हम सभी बोलना चाहते हैं, हम सभी बोलते हैं। और एक बात और, एक 2 लाइन और कहना चाहूंगा। मेरा सुझाव है कि जो हम लोग बचपन से करते हैं, घरों में करते हैं, विशेषकर हमारी मातृशक्ति, कोई आता है बच्चे को अगर मिलाते हैं तो बच्चे से हम क्या कहते हैं, आइए थोड़ी सी वो बात कर लें कि से हेलो, कहेंगे हेलो, से हेलो से अच्छा है सिखाएं बच्चों को करना प्रणाम। से हेलो कहने से अच्छा है सिखाएं बच्चे को करना प्रणाम। और हम सभी बोले एक दूसरे से राम राम, जैसे पहले बोला करते थे। हमारे अपने भारत देश की पहचान है, संस्कृति, सभ्यता और संस्कार है राम राम करना, एक दूजे से राम राम। सिट डाउन नो नो, पोएम सुनाओ और सिंग ए सॉन्ग, यही बोलकर बना रहे हम बच्चों को अंग्रेजियत का गुलाम। तो इस आदत से सबसे पहले हमारा जो पहला स्कूल है घर का, यानी कि हमारी मातृशक्ति, उसको जागना होगा, तभी तो हमारा हिंदी और आगे बढ़ेगा, प्रगति करेगा, उन्नति करेगा। बिल्कुल सर। लेकिन अर्पण जी भी जेन ज़ी का जिक्र कर रहे थे। अब हम जो देख रहे हैं कि हमारी जो आज की पीढ़ी है वो दूसरे देशों की यानी अंग्रेजी भाषा को समझते हुए वो इंग्लिश पर भी आ गए हैं। कुछ तो शुद्ध इंग्लिश ही बोलते हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम से हम सीधा हाय हेलो हे डूड पर आ गए हैं। लेकिन उसके अलावा भी अगर हम नॉवल पढ़ने की बात भी करें तो भाषा को स्विच कर रहे हैं, या तो उन्हें आसान भाषा चाहिए, वो शुद्ध हिंदी पर नहीं जा रहे हैं। या क्या इससे पाठक वर्ग बड़ा है, या पाठक वर्ग में आपको लगता है कि जो पढ़ने वाले लोग हैं उसमें कोई परिवर्तन आया है? मोहन सर। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है, बहुत परिवर्तन आया है। और अच्छी बात है कि अब इंग्लिश में भी अगर हमारा साहित्य आ रहा है तो कम से कम इसी बहाने हमारे वो बच्चे जो अंग्रेजी स्कूल के माध्यम से आते हैं, जिनको 87, 88, 89 नहीं पता है, आज वो कम से कम इसी बहाने हिंदी की ओर बढ़ रहे हैं। और ये प्रयास जारी रहना चाहिए। लेकिन निश्चित मानिए, हमारे ये छोटे छोटे से प्रयास
हमारे अपने उन बच्चों को, हमारे इस भविष्य को, हमारे जो नए जेन की हम बात करते हैं, चाहे वो किसी की हम बात कर लें, धीरे धीरे इनको हिंदी के पास लाते हैं। और ऐसा नहीं कि बच्चे सीखना नहीं चाहते, लेकिन हमने उनको शुरू से ही डाल दिया है कहाँ, अंग्रेजी स्कूलों में। हम उनसे बात करते हैं तो अपनी वो चाहते हैं कि हम अपना वही सारी चीज दर्शाएं। थोड़ा सा जरूरत है, हम सभी अभी से प्रयास करते हैं, जो कर रहे हैं बहुत। रमेश सर, एक छोटा सा सवाल, उसके बाद मुझे आप लोगों से इजाजत लेनी होगी। हिंदी को सम्मान दिलाने के लिए सरकार के साथ साथ समाज को भी प्रयास करना चाहिए, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, लेकिन उसके इतर भी क्या वो महत्वता हम देख रहे हैं? चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे हम व्यवहारिक तौर पर बात करें या हम मार्केटिंग तौर पर बात करें, वहां हमें लगता है कि फर्स्ट स्पेस जो है, पहला प्राथमिकता जो है, अंग्रेजी को ही दी जा रही है, इंग्लिश आनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा जी, सामाजिक जागृति की बहुत आवश्यकता है और घर में वातावरण बनाने की बहुत आवश्यकता है। जैसा कि अभी कहा, गुप्ता जी ने कहा, घर के अंदर एक वातावरण बनना चाहिए कि घर में बच्चों की हिंदी की बात करें। वस्तुतः क्योंकि हम एक लंबे समय तक विदेशियों के दास रहे, तो कहीं ना कहीं ये भाव हमारे भीतर अवचेतन में बैठ गया है कि जब तक अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तो हम पढ़े लिखे नहीं कहला पाएंगे, अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तो कोई सम्मान नहीं करेंगे। ये भाव हमारे भीतर से निकलना चाहिए और हमको ये भाव समझना चाहिए कि हिंदी हमारी भाषा है और हमको अपना स्वाभिमान और स्वत्व का जागरण अगर हो सकता है तो वो अपनी भाषा से हो सकता है। समाज को जागरण करके बाहर अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो बोले वो, लेकिन घर के अंदर कम से कम हिंदी में ही सब लोगों को बैठ करके बात करनी चाहिए। और कोई घर अगर आता है तो बच्चे हिंदी में ही उसको प्रणाम करें, तो स्वाभाविक रूप से इसी से हिंदी प्रतिष्ठित होगी, हमारी भाषा है। और अगर हम फिर से विश्व में अपनी पुनर्प्रतिष्ठा को स्थापित करने की ओर बढ़ रहे हैं तो उसके लिए हमको अपनी भाषा, अपना भोजन, अपनी भूषा, अपनी चीजों पर ही हमको ध्यान देना होगा। जी अर्पण जी क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज कम शब्दों में। सबसे पहले तो माता पिता को ये समझना होगा कि हिंदी है कि नहीं, हित की भाषा है, रोजगार मिल रहा है, लाखों करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं हिंदी से, तो माता पिता को भी ये समझना पड़ेगा। संस्कारों के साथ साथ उन्हें पेट से जुड़ा हुआ भाषा का विषय ये समझाना होगा। दूसरा, संस्थागत प्रयासों की बात भी हुई थी, तो संस्थाओं को अब हिंदी को रोजगार से जोड़ने की जो विधाएं हैं उन पर काम करना होगा। लोगों को, बच्चों को, जैसे मातृभाषा उन्नयन संस्थान करता है, विश्व के मतलब भारत के लगभग 100 से अधिक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में हमने कविता से कमाई, हिंदी से रोजगार, ऐसे विषयों पर कार्यशालाएं आयोजित करी, हिंदी फिल्मों के गीत लिखने के उनको रास्ते बताए, वहां से और भी अन्य जगह जो हिंदी से कमाई की जा सकती है वो तैयार कर रहे हैं। इससे बच्चों के अंदर भी हिंदी के प्रति भी एक हेय भावना खत्म होगी, हित की भावना आएगी। और यही माता पिता को सबसे ज्यादा डर किस बात का होता है उन्हें, कि बच्चों की करियर सिक्योरिटी को। तो जब करियर हिंदी में अच्छा सिक्योर होगा तभी तो वो हिंदी के प्रति जुड़ पाएंगे। यही मूलतः मेरा भी प्रयास रहता है और मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि सरकारें भी ये प्रयास करें। जी गुप्ता जी बहुत कम शब्दों में बोलिएगा प्लीज। बहुत कम शब्दों में, बस केवल मुझे ये कहना है कि विश्व हिंदी दिवस पर मिला ये स्नेह सम्मान, इस अल्पज्ञ हित भक्त को ज्यों मिल गए भगवान, गढ़ पढ़ लिख लेता हूं अपने शब्द भाव, अनाज टीवी का हृदय तल से हार्दिक आभार, हृदय से हार्दिक आभार। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से देश की आबादी बढ़ी है, हिंदी बोलने वालों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन हिंदी के लिए आवाज उठाने वाले शायद कम होते जा रहे हैं और यही चिंता का विषय है। वहीं आज हम अगर बात करें, संयुक्त राष्ट्र भले ही भाषा को हमारे नहीं अपनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी हर चीज उनकी हिंदी में उपलब्ध है। साथ ही जब हम भारत की बात करते हैं तो अगर भारत के पास अपनी एक राष्ट्रभाषा नहीं है तो ये वाकई क्या आज़ादी का अमृत काल है, इस पर भी चिंता करने की ज़रूरत है। और क्या अंग्रेज़ी का मोह जो है वो हिंदी को प्रगति की पहली शर्त मान सकता है? यानी अगर जिस तरीके से अंग्रेज़ी को मोह छोड़ना ही अगर हिंदी की प्रगति है की पहली शर्त है, तो अंग्रेज़ी को पूरी तरह छोड़ना सही होगा, हिंदी को पूरी तरह अपनाना सही होगा, या फिर प्राथमिकता में हमें हिंदी को रखना होगा? कुछ चीज़ें हैं जिनको दुरुस्त करने की आवश्यकता है, अपनाने की ज़रूरत है, स्वीकार करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज के जेनजी के ज़माने में जब हाय डूड हेलो डूड चल रहा है, वहाँ नमस्कार प्रणाम भूलते चले जा रहे हैं, अपने संस्कारों को भी कहीं ना कहीं दबता हुआ देख रहे हैं। परिवारों को भी समझना होगा, माता पिता को भी समझना होगा, माहौल देना होगा, तब जाकर हमारी ये जो भाषा है, हिंदी भाषा, जैसे हम अब रोजी रोटी की भाषा कह रहे हैं। क्योंकि कहीं पर भी जाइए आपको हिंदी में, अगर हिंदी जगत से कहीं आया हुआ है, भारत से आया हुआ कोई शख्स है, उसके साथ आपको हिंदी में बात करनी पड़ेगी। और ये साउथ भी मानता है, अपनाता नहीं है लेकिन मानता जरूर है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।